और क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो कह रहे थे उनका निशाना गुजरात चुनाव था? निश्चित तौर पर राजीव जी, गुजरात चुनाव तो निशाना था ही, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति भी निशाना थी। दोनों ही निशाने थे, और एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी जो थे वो कुल मिलाकर के लगा रहे थे। तो वहां से बैठकर उन्होंने जो गुजरात में निशाना साधा है, तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाला है उनका निशाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये चिट्ठी जो है एक मोहन भागवत जी को भी भिजवा दो, सावरकर के माफीनामे की, तो मैं आपको तो दे ही रहा हूं, और एक मोहन भागवत जी को भिजवा दो चाहो तो अब ये कहना कि मोहन भागवत जी को भी भिजवा दो, तो ये तो मोदी जी पे नहीं, जो मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है, मतलब जिसके ये सब बच्चे हैं छोटे मोटे, उन पे सीधा सीधा प्रहार था कि अब आओ इस मैदान पे भी, या हम तुमसे दो दो हाथ कर लेते हैं। और फिर ये उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने कहा कि सावरकर जी के बारे में मैं जानता हूं कि वो डर गए थे, और नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सबने कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, इस तरह की बात उन्होंने कही। और ये भी बताया कि सब लोग लंबे समय तक जेल में रहे, और जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक ने बताया कि लंबे समय तक लोग वहां जेलों में रहे और किसी ने भी माफी नहीं मांगी और कोई भी वीर नहीं कहलाया। मतलब अंग्रेजों की यातनाएं सहने के बावजूद लोग वहां जेलों में रहे, सजाएं हुई, और किसी ने भी माफी नहीं मांगी। अकेले सावरकर थे जिन्होंने वहां पर माफी मांगी, और माफी मांगना भी चलिए एक बार को स्वीकार हो जाता है कि आपने माफी मांग ली, आप कमजोर पड़ गए होंगे, जेल के अंदर यातनाएं मिलती होंगी, उसके बाद आकर के आप जो हैं वो अंग्रेजों की सरकार की आप मदद करें, और द्वितीय विश्व युद्ध जब हो तब आप अंग्रेजों की मदद के लिए जो है आप भर्ती करवाएं सैनिकों की, तो ये तो सबसे बड़ा जो था वो एक तरह का विश्वासघात था इस देश की जो आजादी का आंदोलन था उसके साथ में। माफी को एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजों की फौज में भर्ती करवाना जो है वो किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता है। और सावरकर जी से दो हाथ आगे जो थे, उनके दूसरे चेहरे जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी आदि पुरुष समझे जाते हैं, वो तो और दो हाथ आगे चले गए। वो तो बाकायदा अंग्रेजों को चिट्ठी लिख कर बता रहे थे कि किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको कुचला जाना है, ये बता रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठियां लिख करके, और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में जो थे उप मुख्यमंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राहुल गांधी ने जिस पिच पे आकर के बैटिंग की है, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ काम कर नहीं पा रही, कुछ जो है कमजोर पड़ गई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब जब से वो व्हाट्सएप ने जो है अपना नाम बदला है, अपनी पेरेंटिंग कंपनी का मेटा पेटा यानी क्या कर लिया है, तो हो सकता है उसकी वजह से हो या जो भी हो, मैं हल्कुल मिला करके इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कमजोर पड़ रही है। या ये कहिए कि दूसरे लोगों की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो भी अब कॉर्पोरेट बॉम्ब एक तरीके से, कि आपने कुछ कहा तो उसके जवाब में दूसरी चीज तुरंत आ जाती है। अब राहुल गांधी ने अभी कहा कि सावरकर जी का माफीनामा, माफीनामा जो है वो सोशल मीडिया पे तैरने लगा सावरकर जी का, तुरंत ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही, कि देखो ये है माफीनामा, ये माफी मांगी थी सावरकर ने। तो ये इस तरीके से राहुल गांधी ने जो अटैक किया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उससे निश्चित तौर पर विचलित होगी। अब आप कहते हैं कि माँ भारती की अमर सपूत सावरकर जी, तो भाई माँ भारती जो है तो हु इज भारत माता, ये भारत माता तो पंडित नेहरू कह रहे थे, प्रणाम तो भारत माता को पंडित नेहरू कर रहे थे। तो उस समय जो भारत माता थी, क्या वो भारत माता आज भी संघ परिवार मानता है कि वही भारत माता है? उस भारत माता में तो पाकिस्तान और जो चला गया बांग्लादेश वो भी शामिल थे। तो संघ परिवार ये स्पष्ट करे कि उसकी भारत माता कौन सी है। तो अब ये वैचारिक युद्ध जब होगा तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो काफी पिछड़ जाएंगे। तो राहुल गांधी ने एक जबरदस्त वहां से प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब जहां तक ये कि गुजरात के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा या गुजरात पे क्या हो रहा है, निश्चित तौर पर देखिए कल या परसों थी उनकी जयराम रमेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बहुत बड़ा है और भारत जोड़ो यात्रा का किसी भी चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट किया, जब उनसे पूछा गया कि भाई भारत तो जो है, एक पत्रकार ने पूछा कि भारत तो जब टूटा ही नहीं था तो जोड़ने आप क्या निकले, मराठी में पूछा, और मराठी समझ के उन्होंने राहुल गांधी ने तो उसका जवाब दिया कि हाँ भाई ठीक है, जो 8 सालों में तोड़ा जा रहा है उसको हम जोड़ने के लिए निकले हैं।
तो राहुल गांधी जिस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी जो मूल मुद्दे हैं, रोजी रोटी रोजगार, इस पे लेकर के जिस तरीके से आ रहे हैं और सांप्रदायिक एकता और भारत की एकता को एकजुट रखने की जो बातें उसको कर रहे हैं, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो की जो बातें कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मूल वैचारिकी है उसको परेशान करने वाली है। अब प्रधानमंत्री जाते हैं वहां गुजरात में और पन्ना प्रमुख बनते हैं और घर घर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर घर घर जाएंगे तो अब तक जो मनमौजी बातें करते रहे तो जनता में कोई सवाल भी प्रधानमंत्री से कर सकता है। तो पत्रकारों के सवालों के आज तक तो किसी ने जवाब दिए नहीं है, प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। तो अगर जनता से ही मान लीजिए आमने सामना होता है और जनता में से ही किसी ने का सवाल पूछ लिया कि मोदी जी जब आप ताली थाली बजवा रहे थे तो उसके बाद जो कोरोना में लाशें बिछ रही थी उसमें आप क्या कर रहे थे, तो इसका जवाब प्रधानमंत्री क्या देंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में दिक्कतें पैदा हो रही हैं और गुजरात में क्या आप जहां भी चुनाव होंगे वहां दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन फिर यही है कि क्या जो मैं अक्सर कहता हूं कि सिर्फ जनता जो है वो इस लोकतंत्र में मालिक नहीं रह गई है, बहुत सी और चीजें भी मालिक हैं। कॉर्पोरेट बहुत सी चीजें तय करता है, मशीनें बहुत सी चीजें तय करती हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो वो भी बहुत सी कुछ चीजें तय करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो बहुत सी चीजें तय करते हैं। अगर सिर्फ जनता तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गुजरात से भी जा चुकी है, अगर सिर्फ जनता तय करती है। और जनता के अलावा और बहुत सी चीजें कुछ तय करती हैं तो फिर वो चीजें कितनी प्रभावी होती हैं ये उस पर तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरात में भी एक लंबी लड़ाई में फंस तो गई है। अब वो धनंजय कुमार जी जैसे अपने दावा करते हैं कि 79 वो कहते हैं जो अपना फिगर दे करके, अब मैं ये तो नहीं कहता कि 7 आएंगी कि 9 आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें गुजरात में बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से आपने बताया अमित शाह जी का ये कहना कि भाई अगर कोई जनता के बीच में है तो अभी तक तो ये सब निगलेक्ट करते थे भाई, अभी तक तो कहते थे राहुल गांधी को सीरियसली कोई लेता ही था। तो अगर भारतीय जनता के जो प्रमुख नेता हैं मोदी जी के बाद जो नंबर 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी जिनके इशारे पे नाचती है, जेपी नड्डा भी जिनको सलाम करते हैं, अगर वो अमित शाह ये कहते हैं कि जो जनता के बीच है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, तो मुझे लगता है कि अमित शाह के इस बयान का निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए कि वो राहुल गांधी को सीरियसली ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि संघ परिवार जो है और पूरी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ राहुल गांधी को ले रही है। जनता कितना ले रही है ये तो चुनाव तय करेंगे राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता चुनाव में बताती है, लेकिन नेता जो हैं वो बताना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो भी देखना, और वो भी उसके लिए 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा, 8 दिसंबर तक का। हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी शायद फिर डिस्कनेक्ट हो गए। धनंजय जी का वीडियो आज काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है और गांव में है इसलिए, लेकिन आना चाहूँगा फिर। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।